It's myself Sia, and we are now starting the chapter Natural Resources of class 9. So, you should know what are natural resources because the name of the chapter is Natural Resources. What are natural resources? A natural resource is what people can use which comes from the natural environment like water, air, wind, coal, etc. नेचुरल रिसोर्स मतलब कि नेचर के द्वारा दी हुई रिसोर्सेस जैसे कि वाटर हो गया, कोल, एयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर के द्वारा दी हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस। अब आपको पता होगा कि अर्थ जो है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, एयर, सॉइल। अब वाटर को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। एयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। सॉइल आ जाएगा लिथोस्फीयर में, बिकॉज ऑफ विच आवर अर्थ इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। अब ये हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड लिथोस्फीयर के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। फिर पॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। पॉल्यूशन के लिए आप डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? पॉल्यूशन के लिए बोल सकते हैं कि एनी अनडिसायरेबल चेंज ऑकरिंग इन नेचर, एनी अनडिसायरेबल चेंज ऑकरिंग इन नेचर इज कॉल्ड व्हाट? पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन कैसे होता है? पॉल्यूशन होता है पॉल्यूटेंट की वजह से। अब पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो पॉल्यूशन कॉज करता है। पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो पॉल्यूशन कॉज करता है। अब पॉल्यूशन किस किस से कॉज हो सकता है? पॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ों से कॉज हो सकता है। सबसे पहले तो आप कंबशन करते हैं, उसमें ही पॉल्यूशन कॉज होता है। CO2, ये जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए है। CO2 एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, अगर वो बढ़ते जाता है तो वहाँ पे ना जो हीट आती है, सन से जो रेस आती है, हीट आती है, वो CO2 एब्जॉर्व कर मतलब चली तो जाती है अर्थ के अंदर, पर CO2 से ट्रैप कर देता है, उसे बाहर नहीं जाने देता है। तो ऐसे करके हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सीजनल वेरिएशंस होने लगते हैं। कभी बारिश आती है, कभी बारिश नहीं आती है। तो ये CO2 एक हार्मफुल गैस हो जाएगी। फिर CFC एक ऐसी गैस है, ये भी बहुत हार्मफुल है। ये ओज़ोन जो है लेयर उसको डिप्लीट करती है। ओज़ोन लेयर क्या करती है? ओज़ोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, राइट? तो इसको भी ओज़ोन लेयर को डिप्लीट करती है, मतलब कमज़ोर बना देती है। तो CFC भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये अगर गलती से आपकी बॉडी में घुस जाती है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन रिएक्टिविटी ढूंढता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी रिएक्टिव है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके पूरी बॉडी में जाता है। बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड घुस जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हीमोग्लोबिन क्या ढूंढेगा? रिएक्टिविटी ढूंढेगा। तो वो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाकर कंबाइन हो जाएगा और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो कम कर देता है, मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को फ्लो को कम कर देता है, आपकी बॉडी में नहीं रहने देता है। तो आप देख सकते हैं कितना हार्मफुल हो सकता है। फिर NO2 एंड SO2, तो ये क्या करते हैं? ये एसिड रेन्स कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो मॉन्यूमेंट्स है लाइक ताजमहल वगैरह ईचिंग से लगते हैं और वहाँ पे मतलब पूरे येलो हो जाते हैं। इन्हीं गैस की वजह से होता है ये। तो ये कैसे होती है? कॉज एसिड रेन। NO2 एंड SO2 कॉज एसिड रेन्स। कैसे? ये है ना, ऊपर जाके वाटर के साथ मिक्सड हो जाते हैं और ये कैसे फॉर्म में गिरते हैं? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। तो ये वाला पेज आपको समझ आ गया होगा। देन कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, मैंने बताया था बायोस्फीयर 3 चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर। तो ये तीनों को मिला के बायोस्फीयर बना है। अब बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, एल्गी। अबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। बेसिकली व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक? बायोटिक is something which is living and abiotic is something which is non-living. Okay, अब then breath of life which is air, breathing and respiration, combustion, photosynthesis. एयर तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ब्रीथिंग में भी, रेस्पिरेशन में भी, कंबशन के लिए भी एंड फोटोसिंथेसिस के लिए भी। फिर द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर,
अब एटमॉस्फेयर आपको पता है कि इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर हमारे जो सन की रेस आती हैं तो उसको मतलब कि ज़्यादा अंदर नहीं, मतलब अंदर तो जाने देता है लेकिन इतनी जाने देता है जितनी रिक्वायर्ड हो, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ पाती है। तो एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। और ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब कि आपकी जो हीट आ रही है सन से वो अंदर तो जाने देगा लेकिन इतनी ही जाने देगा जितनी रिक्वायर्ड होगी, और उसको बाहर मतलब बाहर भी नहीं जाने देता, जिससे मेंटेन रहता है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बना रहता है। फिर मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। जेंटल विंड को क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग विंड को स्टॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे विंड, जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको विंड का मूवमेंट समझाते हैं कि जैसे कि आपके सन से जो भी रेस पड़ रही हैं वो लैंड पे आएंगी। अब लैंड पे जब आएंगी वो, तो लैंड आपका गर्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि हॉट एयर राइज अप, हॉट एयर ऊपर उठ जाएगी। तो जब सन से रेस आएंगी लैंड पे, तो लैंड के ऊपर जो एयर रहेगी वो गर्म हो जाएगी। अब वो गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर जाएगी, हॉट एयर राइजेस अप। तो जब वो ऊपर जाएगी तो वहाँ पे जो नीचे का एरिया है वो वैक्यूम वैक्यूम बन जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई एयर ही नहीं बचेगी। तो कोस्टल एरियाज़ में जो कूल एयर होती है वो वहाँ से उठकर जहाँ पे वैक्यूम वाली जगह है वहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से विंड का मूवमेंट होता है, राइट। फिर नाइट टाइम में भी ऐसा उल्टा हो जाता है। नाइट टाइम में उल्टा हो जाता है। नाइट टाइम में क्या होता है, जो लैंड के ऊपर रहती है जो कोल्ड एयर रहती है, लैंड के ऊपर कोल्ड एयर रहती है, और तो वो कोल्ड एयर, और जो उस कोस्टल एरियाज है वहाँ पे मतलब ऊपर साइड जो सी है वहाँ पे हॉट एयर रहती है। तो वो हॉट एयर राइसेस अप, हॉट एयर राइसेस अप एंड लैंड से वो जो हॉट एयर है, लैंड की जो मतलब ठंडी हवा है वो जाती है, कहाँ पे जाएगी वो, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो लैंड से सी की तरफ चली जाएगी। ओके, देन हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म। अब क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब तो हमने बचपन से पढ़ते हुए हैं कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, सी से वाटर ऊपर वेपर के फॉर्म में उठता है, इवेपोरेशन होता है, और उसके बाद वो ऊपर जाता है, तो वाटर जो वाटर वेपर कंडेंसेशन होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वही ड्रॉपलेट्स मिलके वाटर वेपर मिलके क्लाउड्स बना लेगा। वहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेगी छोटी 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 छोटी, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो अगर बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, भारी हो जाता है जब क्लाउड, तो वो नीचे गिरने लगता है एज अ फॉर्म ऑफ रेन। तो रेन आ जाती है। अब ये देखते हैं कि ये नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो ये ऑक्सीजन साइकिल क्या कैसे होती है वो देखते हैं। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, पहले तो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ऑक्सीजन को लेते हैं। वही ऑक्सीजन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के काउंट में हम भी आ जाएंगे। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लांट्स। अब वो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस करेंगे। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन बन जाएगा। बेसिकली जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, अपना जो फूड होता है प्लस ऑक्सीजन, मतलब C6H12O6 प्लस O2 क्या देता है, CO2 प्लस H2O। लेकिन इस साइड प्लांट के साइड में क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलकर C6H12O6 बनता है, प्लस H2O बनता है। तो ऐसे प्लस O2 बनता है। तो ऐसे करके ऑक्सीजन की साइकिल चलती जाती है। और फिर ये नाइट्रोजन की साइकिल। नाइट्रोजन की साइकिल में क्या है, जो हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली मतलब सॉइल के पास प्लांट में नहीं जा सकती, उसके लिए उनको पहले सॉइल में जाना पड़ेगा। तो एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉइल में जाती है, और वो बैक्टीरिया जो लेके जाता है वो प्रोसेस बोलते हैं उसे नाइट्रिफिकेशन। वो प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजन गैस है वो
सॉइल में जाती है। कौन सी प्रोसेस? नाइट्रिफिकेशन वाली प्रोसेस से। अब वो सॉइल में चली गई नाइट्रोजन गैस, उसके बाद क्या होता है, सॉइल में जाने के बाद वो प्लांट मतलब कि बन जाता है प्लांट प्रोटोप्लाज्म। अब प्लांट को कौन कंज्यूम करता है? एनिमल कंज्यूम करते हैं, तो बन जाएगा एनिमल प्रोटोप्लाज्म। अब जो एनिमल है वो मतलब नाइट्रोजन गैस को मतलब वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, तो वो आ जाता है वेस्ट के रूप में बाहर ऐसे ना अमोनिया, अमोनिया दैट इज NH3। NH3 इज़ व्हाट? अमोनिया। एंड जो प्लांट नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं वेस्ट के रूप में, वो बोलते हैं उसे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, ओके। अब जो NH3 है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में। अब वो नाइट्रेट कौन से में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट में। अब जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस बताई मैंने, तो उसका कन्वर्स हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। कैसे? नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ था? नाइट्रिफिकेशन में हुआ था कि जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉइल में गई थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सॉइल से जा रही है एयर में। तो इस तरह से नाइट्रोजन की साइकिल चलती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।